नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हिंदी नाटक एवं रंगमंच पर वीडियो श्रृंखला बना रहे हैं। 3 वीडियोस हमारी महत्वपूर्ण आ चुकी हैं इसी विषय के ऊपर, ठीक है। और आज चौथी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। साथियों 100% गारंटी देता हूं कि इससे बाहर हिंदी नाटक एवं रंगमंच से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। बिल्कुल विश्वास करें हमारे ऊपर, ठीक है। और आज हम चौथी वीडियो करवाएंगे, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, लेकिन ज़रूर एक और जानकारी देना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि पीडीएफ जो है वो हमें दे दीजिए। तो साथियों ये पीडीएफ जो है पेड है, ठीक है, हमने भी खरीदी है और बाकायदा इसके ऊपर लॉक लगा हुआ है, ठीक है। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई मैसेज भेज सकते हैं, ग्रुप हमारे हैं। किसी को चाहिए तो भाई ख़रीदना पड़ेगा, ऐसे तो हमने भी ख़रीदा है, ठीक है, आगे से। और इसके पृष्ठ भी काफ़ी ज़्यादा हैं और मुझे लगता है ख़रीदने से अच्छा हमारी वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए, सुनिश्चित होकर पढ़ लीजिए। क्योंकि ये पीडीएफ के बहुत पृष्ठ हैं साथियों, कौन सा टॉपिक पढ़ना है कौन सा छोड़ना है उसमें ही आप उलझन में फंसे रहेंगे। और जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुमूल्य जानकारी है वो हम पहले ही दे चुके हैं। और ये वीडियो अंतिम वीडियो में कहूँगा हिंदी नाटक एवं रंगमंच के आधार पर जो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर कोई छूट जाएगा फिर से एक छोटी सी वीडियो बना जाएंगे, ठीक है। और मुझे ख्याल से तो ये अंतिम होने वाली है। अगर फिर भी मुझे लगेगा कि हाँ कोई टॉपिक छूट गया है वो हम करवा देंगे आपको, सुनिश्चित रहें, ठीक है साथियों। तो पीडीएफ अगर चाहिए तो हाँ मैसेज आप ज़रूर कर दीजिए मुझे, ठीक है। तो लेकिन नाटक के प्रकार पढ़ाएंगे साथियों। हमने बताया है कि काव्य मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य के बारे में किसी अन्य वीडियो में समझाएंगे। और ठीक है जी, क्योंकि अलग से एक विषय बनता है, इसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन हम नाटक के बारे में बता रहे हैं तो दृश्य काव्य को ही नाटक कहा जाता है, ठीक है। दृश्य काव्य को ही नाटक कहा जाता है, ठीक है साथियों। तो दृश्य काव्य को नाटक भी कहा जाता है और रूपक भी कहा जाता है। और मुख्यतः नाटक के 2 भेद हैं, रूपक और इसको नाटक भी कहा जाता है रूपक को, ठीक है। ओके, रूपक और उपरूपक, ठीक है साथियों। और उपरूपक के मैंने बताया था एक वीडियो में 18 भेद हैं इसके, और रूपक के 10 भेद हैं। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को पढ़ना है। लेकिन 18 कौन कौन से भेद हैं ये मैं नाम आपको लिखवा चुका हूँ पहले, और नाम आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। उपरूपक के 18 भेदों के नाम आपने याद कर लेने हैं, यही पूछा जाएगा, इससे अधिक कुछ नहीं। पढ़ना शुरू करते हैं साथियों। नाटक के प्रकार। नाटक शब्द का प्राचीन नाम संस्कृत साहित्य में रूपक ज्ञात होता है, ठीक है। नाटक तो आधुनिक नाम हम कह सकते हैं इस विधा का, लेकिन प्राचीन संस्कृत साहित्य में इस रूपक के नाम से जाना जाता था। इसी रूपक के 10 भेद हैं, उनमें नाटक को ही सर्वप्रथम व सर्वप्रमुख स्थान दिया गया है। वर्तमान में हिंदी भाषा में अंग्रेजी के ड्रामा शब्द के अनुकरण पर नाटक शब्द चल रहा है। वास्तव में ड्रामा शब्द को बोधित करने वाला शब्द संस्कृत साहित्य में नाटक नहीं नाट्य है। ये भी आप याद कर लीजिएगा, भरत मुनि की पुस्तक है ना नाट्य शास्त्र, ठीक है साथियों। तो जो ड्रामा शब्द को बोधित, जो ड्रामा शब्द का ज्ञान करवाता हूँ हमें, तो संस्कृत साहित्य में नाटक शब्द नहीं है, मतलब नाटक है। कौन सा साथियों? नाटक है। भारतीय काव्य शास्त्र के आदि ग्रंथ भरत मुनि द्वारा प्रणीत नाट्य शास्त्र में रूपक के लिए नाटक शब्द का प्रयोग किया गया है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के 20वें अध्याय में दशरूप विधान के अंतर्गत 11 प्रकार के नाटकों का विवेचन किया है। कितने प्रकार के साथियों? ये आप याद कर लीजिए, रट लीजिए। क्या बोल रहा हूँ? भरत मुनि ने अपने पुस्तक नाट्य शास्त्र के 20वें अध्याय में दशरूप विधान के अंतर्गत 11 प्रकार के नाटकों का विवेचन किया गया है उनके द्वारा। और आचार्य धनंजय ने अपनी पुस्तक या अपने ग्रंथ 10 रूपक में 10 प्रकार की चर्चा की है नाटकों की। और यही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यही याद करने हमने। ओके, संस्कृत के आचार्य ने, सभी आचार्यों ने, बाकी सभी आचार्यों ने भरत मुनि को छोड़कर रूपक के 10 भेद माने हैं, नाटक के 10 भेद माने हैं, ऐसा, ठीक है। सबसे पहला भेद नाटक ही है, ठीक है। क्या है इसमें लिखा जा रहा है? डॉक्टर भगीरथी मिश्र ने नाटक के विषय में लिखा है कि रूपक के भेदों में नाटक के सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं, महत्वपूर्ण भी हैं। इसमें नाट्य शास्त्र के अधिकांश अभिनय संबंधी लक्षणों का समावेश हो जाता है, ठीक है। और इसमें वीर रस, श्रृंगार रस की प्रधानता होनी चाहिए और अन्य रस गौण रूप में आने चाहिए। नाटक अपनी व्यापक और सर्वग्रहणी प्रकृति के साथ हिंदी में संस्कृत के रूपक के स्थान पर प्रयुक्त होता है और दृश्य काव्य के प्राय
कहलाता है। अभिनयात्मक काव्य के समस्त भेद इसके अंतर्गत ही आते हैं। ओके, तो साहित्यकार दर्पण जो पुस्तक साहित्यकार पुस्तक है उसके जो रचयिता हैं दश विश्वनाथ, उन्होंने कौन सा तर्क दिया है नाटक के लिए, कौन सा मतलब उक्ति लिखी है, वो लिखी है उन्होंने, नाटकम ख्यातवृतम इति कीर्तित। ठीक है, इति कीर्तित। ओके साथियों, ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी बता दिया। तो क्या है, इसमें लिखा जा रहा है कि नाटक कथा वस्तु पुराण इतिहास आदि से प्रसिद्ध होनी चाहिए। ठीक है, नाटक की जो कथा वस्तु है पुराण इतिहास आदि से प्रसिद्ध होनी चाहिए, मतलब इस तरह की होनी चाहिए। ऐतिहासिक भी हो सकती है, पुरानी भी हो सकती है नाटक की कथा वस्तु, मतलब कहानी। नाटक काल्पनिक आगे है साथियों, काल्पनिक कथा वस्तु नहीं होनी चाहिए, ये कहा जा रहा है। इसका नायक प्रख्यात वंश वाला होना चाहिए। ठीक है, क्षत्रिय धीरोदात प्रतापी और गुणी होना चाहिए, हम सब बता चुके हैं, धीरोदात धीरोदत्त बार सब बताया हुआ है। 5 संधियाँ मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श निर्वहन होनी चाहिए उसमें। श्रृंगार एवं वीर रस इसमें शेष रस प्रधान रस के अंग होकर वर्णित किए जाते हैं। इसकी रचना गौ की पूंछ के अग्रभाग के समान होनी चाहिए। क्या, इसकी रचना गौ की पूंछ के अग्रभाग के समान होनी चाहिए। जिस प्रकार गाय की पूंछ में कुछ बाल ह्रस्व और कुछ दीर्घ होते हैं, मतलब छोटे छोटे बड़े होते हैं, वैसे ही नाटक के अंदर नायक के कार्य मुख संधि में समाप्त हो जाने चाहिए और कुछ प्रतिमुख संधि में समाप्त हो जाने चाहिए। ये थोड़ी सी विशेषता है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला साथियों जो भेद है वो है प्रकरण। क्या है, प्रकरण। रूपक का भेद भी कह सकते हैं। ठीक है, रूपक को ही नाटक कहा जाता है, लेकिन आधुनिक समय में रूपक को नाटक कहा जा रहा है। और बता देते हैं नाटक भी एक भेद है रूपक के अंदर, और दूसरा भेद प्रकरण। ठीक है, प्रकरण की कथा वस्तु लौकिक एवं कवि की कल्पना होती है। याद कर लीजिएगा कि कल्पना के आधार पर इसकी कथा वस्तु बनाई जाती है। इसका नायक ब्राह्मण हो सकता है, वैश्य होना चाहिए, जब वैश्य भी हो सकता है। इस जो धीर प्रशांत हो, और उस नायक की विशेषता धीर प्रशांत, धर्म मतलब धीर प्रशांत अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष, तीर माफ करिएगा, धर्म अर्थ काम और अर्थ मतलब त्रिवर्ग में आसक्त हो, किंतु उसकी कार्य सिद्धि विघ्नों से युक्त हो। इसकी नायिका कुलीन स्त्री अथवा वैश्य होनी चाहिए, और कहीं ये दोनों ही नायिकाएं होती हैं। शेष संधियां और रस नाटक के समान होने चाहिए। तो याद कर लीजिए, दूसरा भेद, इसकी विशेषताएं ये रही। तीसरा जो प्रकार है साथी, भाण। ठीक है, भाण जो प्रकार है ये भी एक रूपक का भेद ही है। इसमें इस विषय में डॉक्टर ऋषि कुमार चतुर्वेदी निम्नलिखित लक्षण बताए हैं इसके। इसमें क्या बताया गया कि धूर्तों के चरित्र से युक्त, अनेक अवस्थाओं से व्याप्त और एक ही अंक का और एक ही पात्र का नाटक भाण होता है। ये महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी। ये पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के रूपक के भेद की विशेषता है। ये विशेषताएं पूछ ली जाएगी। इसका पात्र कोई विट होता है, यह बुद्धिमान और पंडित होता है, यो अपने तथा दूसरों के धूर्ततापूर्ण कृत्यों को आकाश भाषित की युक्ति द्वारा व्यक्त करता है। कहीं कहीं इसमें श्रृंगार और वीर रस का समावेश भी होता है। वस्तु इसकी भी कल्पित ही होती है, मतलब कथा वस्तु इसकी भी कल्पना पर आधारित होती है। इसमें भारतीय वृत्ति कहीं कहीं कोश की, ठीक है, किसी भी दसों लास्यांग और मुख और निर्वहन संधियों का प्रयोग होता है इसमें। ठीक है, ओके, किसी भी दसों लास्यांग और मुख और निर्वहन संधियों का प्रयोग होता है। आगे लिखा हुआ है इसकी कथा वस्तु प्रकरण के समान कल्पित होती है। ये मुख्य भेद। ठीक है, तो भाण के बारे में ये इम्पोर्टेंट। आगे भेद है साथी प्रहसन। ठीक है, प्रहसन भाण के समान भी होता है। इसके 3 भेद हैं। एक होता है शुद्ध प्रहसन, इसमें तपस्वी सन्यासी पुरोहित इसके पात्र होते हैं। अगला प्रहसन के भी आगे भेद हैं, देख लो। शुद्ध प्रहसन आगे है वैकृत। वैकृत इसमें कौन से पात्र होते हैं, नपुंसक कचुंकी कामुक व्यक्ति इसके पात्र होते हैं। अगला है साथियों षडधर। ठीक है, इसमें धूर्त व्यक्तियों से यह भरा होता है। ठीक है, ये प्रहसन जो है तीसरा प्रकार का षडधर है, और धूर्त व्यक्तियों से यह भरा होता है। ठीक है, पात्रों से निंदनीय व्यक्तियों की कल्पित कथा वस्तु होती है, और इसका नायक तपस्वी सन्यासी ब्राह्मणों में से कोई एक होता है। इसमें मुख निर्वहन संधियाँ, संधि के अंग 10 लाशाएँ तथा एक अंक होता है। यह हास्य प्रधान एकांकी नाटक होता है।
तो हास्य प्रधान एकांकी नाटक इससे सबसे बड़ी विशेषता यही है। आगे है व्यय योग। क्या है? व्यय योग। इसकी कथा वस्तु पुराण इतिहास से प्रसिद्ध होती है। नायक प्रसिद्ध राजश्री अथवा दिव्य और धीरोदित होता है। इसका नायक कौन कौन से? राजश्री हो सकता है, दिव्य हो सकता है, दैव्य शक्तियाँ हो सकती हैं, उसमें धीरोदित हो सकता है। सब समझाया हुआ है पिछली वीडियो में। यह गर्व एवं विमर्श संधियों से रहित होता है। हास्य, श्रृंगार और शांत रसों से भिन्न रस होता है। ठीक है, इसमें हास्य, श्रृंगार और शांत रसों से भिन्न रस होता है। कैश या कोश की वृत्ति नहीं होती है। इसमें युद्ध का वर्णन होता है जो स्त्री के निमित्त नहीं किया जाता। इसमें एक दिन के चरित्र को दिखाने वाला एक अंक होता है। पुरुष पात्र अधिक और स्त्री पात्र कम होते हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा कि पीछे किस किस को एक एक अंक का बताया गया है। ठीक है, व्यय योग भी एक अंक का होता है, ये पूछा जा सकता है। आगे है समविकार। इसकी क्या विशेषता देख लेते हैं। जिसमें अनेक प्रयोजन क्या है? लक्ष्य। जिसमें अनेक लक्ष्य भलीभांति सिद्ध किए जाते हैं, यह समविकार है। इसमें देव और असुरों से संबंधित पुराण इतिहास में प्रसिद्ध कथा वस्तु होती है। इसमें विमर्श संधि को छोड़कर अन्य 4 संधियाँ होती हैं। ठीक है, विमर्श संधि नहीं होती, अन्य 4 संधि होती हैं। इसका नायक धीरोदात्त प्रसिद्ध देव और मनुष्य 12 नायक होते हैं। ठीक है, और इन नायकों का फल अलग होता है। उन सभी में वीर रस की प्रचुरता होती है। इसमें 3 अंक होते हैं। समविकार के 3 अंक होते हैं, याद कर लीजिए। प्रथम अंक में मुख तथा प्रतिमुख संधि होती है। द्वितीय अंक में गौरव संधि और तृतीय अंक में निर्वहन संधि होती है। विमर्श संधि इसमें नहीं होती है। इसमें धर्म, अर्थ और काम से युक्त 3 प्रकार का श्रृंगार होता है। विधि। ठीक है, अगला साथियों है, माफ़ करिएगा, विधि के 13 अंग होते हैं। बिंदु और प्रवेशक नहीं होते हैं। गायत्री और उष्णिक संध होते हैं साथियों इसमें। और इसमें 3 प्रकार के कपट, वस्तु, भावृत और दैवकृत और अरिकृत होते हैं। ठीक है, आगे 7वां है डिम। डिम की कथा वस्तु प्रसिद्ध प्रख्यात होती है। इसमें देव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, महासर्प, भूत प्रेत, पिशाच आदि 16 धीरोदित नायक होते हैं जो हो सकते हैं डिम में। ठीक है, ये सबसे बड़ी विशेषता इसकी यही है। ये पूछा जा सकता है कि देव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, महासर्प, भूत प्रेत, पिशाच आदि किसके पात्र हो सकते हैं, किस प्रकार के नाटक के प्रकार में आते हैं? डिम में आते हैं। ठीक है, आगे ये हास्य और श्रृंगार रस से भिन्न शेरस होते हैं इसमें। और रौद्र रस मुख्य होता है। इसमें विमर्श संधि को छोड़कर अन्य 4 संधियाँ इसमें होती हैं। इसमें माया, इंद्रजाल, संग्राम, क्रोध और उद्भ्रांति आदि चेष्टाओं से युक्त, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से युक्त होता है। कोश की वृत्ति रहित होता है। आगे साथियों जो भेद है नाटक का वो है विधि। ठीक है, विधि आपको पीछे भी मैंने बताया, वो भी विशेषता है उसकी। बीच में ही समविकार प्रकार के जो नाटक का रूपक का प्रकार है समविकार, उसके अंदर ही विधि के बारे में बताया गया था। ये भी देख लीजिएगा। और आगे जो है साथियों विधि को अलग से ही बताया गया है। ठीक है, ये भी पढ़ लेते हैं। इसकी कथा वस्तु कल्पित होती है, मतलब कल्पना के आधार पर होती है। एक अंक का होता है। कैश की या कोश की वृत्ति होती है इसमें। ठीक है, इसमें मुख्य और निर्वहन संधि होती है। और इसका प्रधान रस श्रृंगार होता है। शेष अन्य रस गौण होते हैं। इसमें 1 या 2 पात्र होते हैं। आकाश भाषित होता है। संपूर्ण अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं। और विधि के 13 अंग होते हैं, जैसे ऊपर बताया हुआ था। आगे साथियों अंक भी एक प्रकार का रूपक का ही भेद है। इसको उत्सृष्टिकांक भी कहा जाता है। इसमें 1 अंक होता है। इसकी कथा वस्तु कल्पित होती है। साधारण मनुष्य नायक होते हैं। करुण रस स्थायी होता है। और जय पराजय का वर्णन होता है। वाक युद्ध का वर्णन होना चाहिए। इस चाहे स्त्रियों के विलाप से युक्त होता है। ठीक है, विलाप वगैरह बहुत होता है इसमें। वाण की तरह वृत्ति और लास्य के अंगों का वर्णन होता है। आगे साथियों इहा मृग जो सबसे अंतिम है। ठीक है, इसकी कथा वस्तु मिश्रित होती है। 4 अंकों का होता है ये। मुख प्रतिमुख निर्वहन संधि होती है इसमें मुख्यतः। आगे बिना किसी नियम के मनुष्य तथा देव नायक प्रतिनायक होते हैं इसमें। और जो इतिहास प्रसिद्ध तथा धीरोदत्त होते हैं वह अब अलभ्य दिव्य नायिका अपहरण आदि के द्वारा प्राप्त करना चाहता है। श्रृंगार रस होना चाहिए इसमें वध की अवस्था तक पहुँचे हुए भी वीर का वध नहीं करना चाहिए। वध की अवस्था तक पहुँचे हुए भी वीर का वध नहीं होना चाहिए इसमें। इहा मृग की ये विशेषताएं हुई। ठीक है, ओके साथियों, बाकी थोड़ा सा और बता देते हैं इसमें कि उपरोक्त नाट्य प्रकारों के अतिरिक्त विषय वस्तु के आधार पर नाटक
के प्रकार निम्नलिखित भी हैं। ऐतिहासिक नाटक भी होते हैं, संस्कृत नाटक, सामाजिक नाटक, हास्य प्रधान नाटक, समस्या प्रधान नाटक, राष्ट्रोन्मुखी नाटक और प्रेम प्रधान नाटक, गीति नाटक और प्रतीक प्रधान नाटक। ठीक है साथियों, तो गीति नाटक के बारे में हालांकि एक वीडियो बन सकती है, ओके, इसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, प्रतीक प्रधान नाटक कौन से होते हैं इस पर भी, लेकिन ये आधुनिक स्वरूप नाटकों के यही हैं। ठीक है, प्राचीन समय में इस प्रकार के होते थे, आधुनिक नाटकों के स्वरूप इसके आधार पर बनते हैं। ठीक है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक में ध्यान रखिए। धन्यवाद।